हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत सुधा भाग 2 षष्ठा पाठा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने पाठों का अध्ययन किया। आपने गिरीशस्य जन्म दिवसः पढ़ा और असत्यस्य परिणामः पढ़ा। इनके वीडियोस आपको मिले होंगे। अब हम आज षष्ठा पाठा का अध्ययन करेंगे। षष्ठा पाठ। षष्ठः पाठः प्रियम भारतम। प्रियम यानी प्रिय, जो हमें प्यारा हो उसको कहेंगे प्रिय। भारतम, प्रिय भारत। अस्माकं देशः भारतम अस्ति। आप इसके साथ साथ इसका अर्थ भी ध्यान से सुनते जाइए। इसको पाठ समाप्त होने के बाद आपको ये इसके अर्थ लिखने हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ मैं समझाऊंगी, इसके बाद आपको इसका अर्थ लिखना है। सुन के अर्थ लिखिएगा, ठीक है। पहले अभी ध्यान से इसको सुनिए। अस्माकम यानी हमारे, हमारा, हमारी, हमारे। लेकिन यहाँ क्योंकि भारत के लिए है, देश के लिए है, तो हम कहेंगे अस्माकम हमारे, देशः देश, भारतम भारत, अस्ति। तो क्या होगा? हमारा देश भारत है। अगर हम कहें कि हमारी देश भारत है या हमारे देश भारत है तो नहीं सही बैठेगा। तो क्या हम कहेंगे? अस्माकम यानी हमारा देश भारत है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गिरीषु श्रेष्ठः हिमालयः मुकुटवद अस्ति। अस्य, इसके, अस्य का अर्थ है इसके, उत्तरस्याम यानी उत्तर में, दिशि दिशा में, गिरिशु यानी पर्वतों में, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, हिमालय हिमालय, मुकुटवत मुकुट जैसा, अस्ति है। अब पूरा वाक्य क्या बनेगा? इसके उत्तर दिशा में पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय मुकुट जैसा है। फिर से बताती हूं। इसके उत्तर दिशा में पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय मुकुट जैसा है। भारत का कैसा होता है? ये देखिए भारत है और ये इसका हिमालय, यहाँ हिमालय पर्वत है, तो ये भारत के हिमालय जैसा है। भारत के देखिए नक्शा यहाँ पे बना हुआ है, तो ये हिमालय की जैसा है और ये लगता है जैसे ये हमारे देश का मुकुट है। तो ये देखिए देवी मुकुट ये है, इसमें भारत माता मुकुट पहनी है, तो ये मुकुट जैसा ही ये हमारा, ये जो ये दिशा में ये जो हमारा एरिया है, ये जो हिमालय, ये सब पर्वत रेंज, हिमालय पर्वत रेंज यहाँ तक फैली हुई है, तो ये जो है मुकुट जैसा है। अत्र गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कृष्णा कावेरी नर्मदा प्रभृतयः नद्यः प्रवहन्ति। अब इसका अर्थ क्या है? अत्र यानी यहाँ, गंगा, गंगा तो नदी का नाम है, गंगा, यमुना,
सरस्वती, सिंधु, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और प्रभृतया का मतलब आदि। नद्या, नदियां, प्रवहंती, बहती हैं। तो पूरा अर्थ क्या होगा? यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि नदियां बहती हैं। अतएव, अतएव का मतलब हिंदी ही है लेकिन इसलिए समझ लीजिए। अतएव इयम, इयम यानी यह, अतएव इयम भूमि शस्ये सदा श्यामला शोभते। अतएव इसलिए, इयम यह, भूमि यानी भूमि, शस्य, शस्य का अर्थ है अनाज, सदा यानी सदैव, श्यामला, श्यामला का अर्थ है सांवला। तो अनाज का जो रंग कैसा होता है? सांवला, जिसको बोलते हैं व्हीटिश। शोभते, शोभित होती हैं, शोभायमान है। यानी अतएव इसलिए यह भूमि सदैव श्यामले, सांवले अनाजों से शोभित रहती हैं। इसका अर्थ ऐसे बनेगा। अब इसको तो देखिए, सबका अर्थ को ये नहीं है कि उसी सीक्वेंस में ट्रांसलेशन करेंगे, उसका वाक्य इस तरह से बनेगा। इसलिए यह भूमि सदैव सांवले अनाजों से शोभित रहती है। क्या होगा? इसलिए यह भूमि सदैव सांवले अनाजों से शोभित रहती है। शोभित यानी कि आप जैसे कि आप देखने में अच्छी लगती है कोई चीज, शोभित होना। जैसे आपके ऊपर ये कपड़ा शोभित करता है, आप इस कपड़े में शोभित अच्छे लगते हैं। शोभित कर अच्छे लगते हैं, तो इसलिए वो अच्छी लगती है। तो शोभित शब्द यहाँ पे करेंगे। शोभित शब्द जो है हिंदी का ही शब्द है। अत्र षड ऋतवः आगच्छन्ति स्वीयां शोभां च दर्शयन्ति। अब क्या कह रहे हैं आगे? अत्र यानी यहाँ, षड यानी 6, ऋतवा यानी ऋतु, आगच्छन्ति यानी आती हैं, स्वीयाम यानी अपनी, शोभाम यानी शोभा, च और दर्शयन्ति यानी दिखाती हैं। अत्र षड ऋतवः आगच्छन्ति स्वीयां शोभां च दर्शयन्ति। यहाँ 6 ऋतुएं आती हैं और अपनी शोभा दिखाती हैं। संस्कृत में और जो है ये बाद में होता है, 2 शब्दों के जिनके बाद है। हमेशा क्रिया से पहले देखिए और लगता है। हिंदी में 2 संज्ञाओं के बीच में या 2 सर्वनाम के बीच में लगता है, और लेकिन संस्कृत में अंत में लगता है, जहां क्रिया है उससे पहले। तो यहाँ पे क्या होगा? अत्र यहाँ 6 ऋतुएं आती हैं और अपनी आती हैं, और यहाँ च जान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ 6 ऋतुएं आती हैं और अपनी शोभा दिखाती हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही खंड पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, इससे आपको जोर न पड़े। एकदम से पढ़ाई शुरू हुई है तो आराम से पढ़िए। परीक्षा आदि की चिंता मत कीजिए कि परीक्षा में क्या आएगा। सीखना सबसे बड़ी चीज है।
आप किसी चीज को सीख लेते हैं तो हमेशा वो चीज याद रहती है, और केवल हम अगर रटते हैं कोई चीज तो वो जो है जल्दी भूलती है। इसलिए इसको समझिए और अपने अंदर ऑब्जर्व, इसको कहते हैं अपने अंदर इसको जब्त कीजिए, यानी एकदम से आपको अच्छी तरह से पाठ आ जाए किसी भी सब्जेक्ट का। ये एग्जाम के लिए परेशान मत होइए, सीखिए, एग्जाम भी हो जाएगा। तो ये तो आज ये आप हमने ये किया, तो इसको तो आपको अभी जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगी तो इसका अर्थ लिखना होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन को मत देखते रहिएगा, पुस्तक सामने रखिए और पढ़ते जाइएगा। ठीक है, सुनते जाइएगा कानों से। ठीक है, क्योंकि हमको ये जो पुस्तक ही तो सामने यहाँ पे है, तो आप इसमें मत देखिएगा, आप यहाँ पुस्तक देखते जाइएगा। अब एक चीज और बताते हैं, वो भी हम पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम बताते चलते हैं एक नई चीज। आपने अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग पहले पढ़ा था, क्लास 6 में शुरू में बताया था, 7th में भी बताया था। तो अकारांत क्या होता है? छोटा अ से शुरू होता है अकारांत, यानी अकार और अंत से, जिस जिस शब्द का अंत छोटे अ पे हो। ठीक है, अगर हम ये कहें प्रिय, प्रिय, तो यह क्या हुआ? अ पे अंत हुआ ना इसका। और अगर हम कहते हैं जैसे कृष्णा, तो इसका अंत किससे हुआ? बड़े आ से। तो प्रिय का अंत छोटे अ से हुआ और कृष्णा का अंत बड़े आ से। तो ये हो गया अकारांत का शब्द और ये हो गया आकारांत का शब्द। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग का होता है और आकारांत स्त्रीलिंग का होता है शब्द। अब जैसे ये श्यामला है, ये आकारांत है, स्त्रीलिंग हो गया। अगर उत्तर कहें तो उत्तर, उत्तर, तो उत्तर शब्द हो गया पुल्लिंग, वो हो गया अकारांत। अब यहाँ देखिए लिखा है इकारांत पुल्लिंग, यानी जिस शब्द का अंत ई से हो, छोटी ई जिसको आप बोलते हैं ई। ठीक है, अब यहाँ छोटी ई से कैसे, कौन कौन से शब्द हैं हम आपको बताते हैं। ये देखिए, गीत, गीत माने गाना। ऋषि, ऋषि, ऋषि आप देखते ही हैं। मुनि, हरि, कवि। इसी तरह से एक और शब्द बनेगा यति, यति। ये सारे देखिए, इन सब शब्दों के अंत छोटी ई से हो रहे हैं, है ना? गीत, ऋषि, मुनि, हरि, कवि, यति। तो इसको आप सुनिए ध्यान से। इकारांत पुल्लिंग के शब्द गीत, ऋषि, मुनि, हरि, कवि, यति। इसको इस तरह से बोलने का प्रयास कीजिएगा। इसको ऐसे नहीं बोलिएगा गीति, ऋषि, मुनि, हरि, कवि, यति, ऐसे नहीं, ये गलत है। इसका उच्चारण कैसे होगा? गीति, गी पे ज्यादा जोर दिया और इस पे कम, क्योंकि ये स्वर जो है ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है। ह्रस्व और दीर्घ में क्या अंतर होता है इसके स्वरों में? जो ह्रस्व स्वर है उसको उसका नीचे रखते हैं टोन, और जो दीर्घ है उसको हाई रखते हैं। तो गीति, ऋषि, मुनि, हरि, कवि, यति। आया समझ में? तो आज हम यहीं पे पाठ समाप्त करते हैं और अगले उसमें हम फिर उपस्थित होंगे। ठीक है, और जो प्रश्न दिए जाएंगे वो रफ में करिएगा। फेयर वर्क आपको बाद में पीडीएफ भेज दिया जाएगा, फेयर कॉपी में लिखना है जो,
अभी इसी को अभ्यास कीजिए। छोटे छोटे हैं, ये आपकी लर्निंग सीखने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी हम इसको ऐसे ही समाप्त करते हैं और आज की यहीं पे कक्षा समाप्त। बाय बाय।